हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था। क्या देखा था हमने कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस किस की वजह से होती है। नंबर 1 पोजीशन की वजह से या फिर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में हमने बात करी थी किसकी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स की, अगर जो वर्क डन है फोर्स की वजह से जो वर्क डन है अगर वो ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ फॉलो करा जा रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन अचीव करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर जो आपका वर्क डन है फोर्स की वजह से वो पाथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर अपन पाथ डिफरेंट पाथ चूज करते हैं तो वर्क डन की जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिफरेंट। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये अपने दो टाइप के फोर्स थे। एक और कैसे अपन ने डिफाइन करा था कंजर्वेटिव फोर्स को, कि जो वर्क डन अगर मैं क्लोज लूप के अंदर करूं, मतलब एक ऑब्जेक्ट को मैं इनिशियल पोजीशन से मैंने उसका मोशन करवाया और वापस उसी पोजीशन पे लेके आ रहा हूं, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे लाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है वो कितना आता है, 0। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नॉन जीरो। तो ये दो तरह से डिफाइन होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स जिसको बोलते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और हमने क्या करा था, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको हमने डिफाइन करा था किसकी टर्म्स में, कंजर्वेटिव फोर्स की टर्म में। वहाँ पे हमारा क्या कंक्लूजन आया था कि आपका किसी भी एक सिस्टम के ऊपर अगर मैं एक कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उस कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें जो चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के। ये अपन ने देखा था किसमें, इन दोनों के रिलेशन में। तो ये आया। अब अपन को पता है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया तो अपन को पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ xi टू xf f dx। ये अपने वर्क डन का फॉर्मूला है। अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में अगर पुट करता हूँ तो क्या आ जाता है, डेल u इक्वल टू माइनस ऑफ xi टू xf f dx। ये आ गई इक्वेशन। अब दोनों साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, du बाई dx इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस f। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई थर्ड, और इसी को अगर मैं फोर्स की वैल्यू की टर्म्स में लिखूँ तो कितना आ जाता है, माइनस ऑफ du बाई dx। तो ये अपनी दो इक्वेशन अपन ने देखी थी और यहाँ से अपनी दो डेफिनेशन निकलती है। किसकी डेफिनेशन निकलती है, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स की और एक पोटेंशियल एनर्जी की। पहले कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इट इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर से कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन कौन सा आ रहा है आगे, माइनस, तो नेगेटिव। अब ये d बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को। ग्रेडियंट चेंज हो रहा है किसी फंक्शन में, लेकिन फंक्शन कौन सा है, u क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या डेफिनेशन हो जाती है इसकी शॉर्टेस्ट की, कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो बात हो गई कंजर्वेटिव फोर्स की। अपन बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक ऐसा फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका नेगेटिव ग्रेडियंट क्या देता है, फोर्स देता है। फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका नेगेटिव ग्रेडियंट, माइनस लग रहा है, नेगेटिव ग्रेडियंट क्या देता है अपन को, कंजर्वेटिव फोर्स देता है। तो ये दोनों डेफिनेशन निकल जाती है किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की और पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ तक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या है, अपनी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आपके दो एनर्जीज आ जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट के बल्क में जो एनर्जी होती है, बल्क में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ये जैसे पूरा सिस्टम है मार्कर का, इसके अंदर क्या है, इसकी कैप है, इसकी बॉडी है, इसके अंदर के पार्ट्स हैं। तो पहले भी मैंने बताया था कि क्या चीज़ हो सकती है, मार्कर के साथ में ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा हैंड, तो ये क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है, और या फिर अपनी पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के अलोंग क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो मोशन की वजह से कौन सी हो जाती है, काइनेटिक, और पोजीशन की वजह से कौन सी हो जाती है, पोटेंशियल। तो इन दोनों का जो सबमिशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम की क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है।
चाहिए, लेकिन ओनली कब, जब उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनना। किसी भी सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है जब भी उसके ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स कौन सा, कंजर्वेटिव। क्योंकि जैसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन। तो जैसे फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट लॉस होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर, अगर इसको मैं क्या करता हूँ, हैंड के ऊपर रब करता हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उससे क्या हो जाती है, हीट डेवलप हो जाती है। ऐसे ही अपन इसको सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, जैसे अपने जो विंटर सीजन होता है उसमें अपन हैंड को ऐसे रब करते हैं, तो हैंड को ऐसे रब करने से क्या होता है, दो सरफेस का रिलेटिव मोशन हो रहा है, और रिलेटिव मोशन होने से क्या होता है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से क्या डेवलप हो जाती है, हैंड्स के बीच में हीट, और वही हीट अपन को फील होती है। इसलिए अपन विंटर में क्या करते हैं, हैंड को ऐसे रब करते हैं, तो फ्रिक्शन से क्या होता है, लॉसेस हो जाते हैं। तो इसलिए अपन, और फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए अपन उसको काउंट नहीं करते। तो अपन बात ओनली किसकी करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी किसके लिए डिफाइन की गई, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ओनली किसके लिए वैलिड होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो वैलिड ही नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है जब उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, वर्क डन। तो कैसे निकालते हैं इस चीज को, तो लेट से कोई कंजर्वेटिव फोर्स है F, ये F क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर रहा है, एक m मास की बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो वो m मास की बॉडी क्या करने लग जाएगी, मोशन करने लग जाएगी, या फिर अगर मोशन में होगी तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज। तो अपन क्या सपोज करें कि कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है एक m मास की बॉडी के ऊपर, और फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया, मोशन, उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा तो क्या होगा, वर्क डन। और अपन को वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट का, वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। ये अपन ने लिखा, ये किससे लिखा, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो अपन ने कौन सी फॉर्म में पढ़ी थी, F माइनस के आई इक्वल टू वर्क डन, ये अपन ने पढ़ा था। और के एफ माइनस के आई क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको मैं यहाँ पे किससे लिख रहा हूँ, डेल के से। तो डेल के क्या हो जाएगा, वर्क डन, ये आपकी क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये अपन ने लिखा। अब अपन को पता है, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है डेल यू, वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव वर्क डन के। तो ये अपन ने सेकंड चीज पढ़ी, और ये ओनली किसके लिए पॉसिबिलिटीज होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो ये फर्स्ट जो था, फर्स्ट इक्वेशन अपन ने क्या लिखी, वर्क एनर्जी थ्योरम की, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। और पोटेंशियल एनर्जी के अपन ने क्या पढ़ा था, रिलेशन की, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है तो वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव वर्क डन के। तो ये अपन ने किसे लिखा, फ्रॉम कंजर्वेटिव फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू, इधर क्या हो रहा है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ गया, डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का जो चेंज है वो कितना है, 0। और चेंज 0 है, इसका मतलब इनमें चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। फिर से देखो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दोनों मिला के कितना हो रहा है, 0। इसी को और कैसे लिख सकता हूं, डेल ऑफ के प्लस यू इक्वल टू कितना है, 0। मतलब K क्या है, काइनेटिक एनर्जी, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और आगे क्या लगा हुआ, डेल, मतलब चेंज। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब अगर चेंज 0 है तो उनमें कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के आई प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई, वो किसके इक्वल है, उन दोनों का सम किसके इक्वल है, के एफ प्लस यू एफ के। और यही आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर से देखो, अपन ने क्या करा, सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी कि एक ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है,
जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज। तो वो अपन ने लिख दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। वो क्या है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम, वो अपन को पता है। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है तो उसकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है किसके, नेगेटिव वर्क डन के। तो ये अपन ने लिखा किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। मतलब ये जो पूरा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है किसके लिए वैलिड है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2, दोनों को जब ऐड करा तो ये W क्या हो गया, कट, फाइनल कितना आ गया, 0। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। मतलब चेंज 0 आ रहा है, मतलब चेंज हो ही नहीं रहा। चेंज 0 आ रहा है का मतलब क्या है, चेंज नहीं हो रहा। जैसे मैं कहता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ मतलब डेल भी कितना हो गया, 0, और डेल भी 0 हो गया। इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट। और यही चीज अपन ने क्या करा, यहाँ लिखी है कि काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि चेंज कितना है, 0। इसका मतलब चेंज 0 है। इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब सिस्टम की जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के। ओनली कौन से फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसके लिए, फ्रीली फॉल बॉडी के लिए। ये भी अपन ने जो बात करी है किसकी करी थी, जनरल मैकेनिकल एनर्जी की। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब कोई बॉडी जब फ्रीली फॉल हो रही है तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। क्योंकि अभी अपन ने बात करी, क्योंकि जब बॉडी जो है, लेट्स एज्यूम कि आपकी ग्राउंड, ये आपका एक ऑब्जेक्ट m मास का जो कि अभी a पॉइंट पे है, ठीक है। अब ये a पॉइंट से फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है मतलब इसके ऊपर ओनली कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी फ्री फॉल होता है तो उसके ऊपर ओनली कौन सा फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि कंजर्वेटिव है, इस रीजन से अपन बोल सकते हैं कि उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब हर मोमेंट पे जब ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, उस मोमेंट से बिल्कुल जब तक वो टच होता है उस मोमेंट तक उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अपन प्रूव करते हैं उसको। सबसे पहले अपन देखेंगे उसकी टोटल एनर्जी इसी पॉइंट पे जब वो इनिशियली था, उसके बाद रैंडम अपन बीच में कोई भी पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट बी, और लास्ट में अपन देखते हैं ग्राउंड के ऊपर पॉइंट सी। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर मेरे को क्या निकालनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। और वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्योंकि इक्वल आएगा तभी अपन प्रूव कर पाएंगे कि कंजर्वेशन हो रहा है किसका, मैकेनिकल एनर्जी का। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो टोटल हाइट है ये कितनी है, h हाइट है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले ए पॉइंट पे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, mgh। तो इसका मास कितना है, स्मॉल m। तो स्मॉल m, g और h क्या है, टोटल हाइट। हाइट हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, रेफरेंस से। फिर से सुनना, आगे भी काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हाइट हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, रेफरेंस से। रेफरेंस क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड से ये जो टोटल हाइट है ये कितनी है, h है। तो पोटेंशियल एनर्जी की हाइट आपको मेजर हमेशा कहाँ से करनी है, ग्राउंड से मेजर करनी है। क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही कैसे कर रखी है कि अर्थ की सरफेस से जितनी हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए मेजर कहाँ से करना है, अर्थ की सरफेस से। तो mgh अभी का इसकी बात कर रहे हैं ए पॉइंट की। ए पॉइंट की हाइट कितनी है, कंप्लीट जो अपने इनिशियल एज्यूम करी h, तो ये कितना हो जाएगा, h, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ mv²। लेकिन v क्या है, वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे मेरे अपन ने उसको होल्ड कर रखा है, अभी अपन ने उसको छोड़ा नहीं। अब अपन उसको छोड़ेंगे फिर उसका फ्री फॉल होगा। तो अभी वो अपने हाथ पे, मतलब अभी इनिशियली वो किस पे है, रेस्ट पे। और इनिशियली अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो v वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और वेलोसिटी 0 हो गई तो कितना हो जाएगा, हाफ m 0 का स्क्वायर। तो आपका कितनी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी 0। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी
प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। तो टोटल एनर्जी आपकी इनिशियली क्या आ जाती है mgh। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये अपनी क्या निकल गई टोटल एनर्जी। कहाँ पे निकल गई टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे, मतलब बिल्कुल टॉप पे ही अपनी टोटल एनर्जी। अब अपन क्या निकालेंगे टोटल एनर्जी निकालेंगे कहाँ पे बी पॉइंट पे। तो नेक्स्ट क्या है टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। बी के ऊपर मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है तो पहले क्या निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट। हाइट कहाँ से रेफरेंस से। अब अपन बी पे, अब बी की हाइट कौन सी है मेरे को नहीं पता क्योंकि बी पे अपन ने एक रैंडम पॉइंट लिया। वो बी पॉइंट कहीं पे भी तो हो सकता है क्योंकि अपन एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं ए और सी के बीच में। तो मैंने एज्यूम करा कि ये बॉडी ए से अभी कितना चली, यहाँ से यहाँ तक ये आई कितनी x। एज्यूम कर रहे हैं रैंडम की ये अभी कितनी हाइट नीचे आई है x हाइट नीचे आई है। तो ये जो बची हुई हाइट है ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितनी है h। आप कितना चल रही है x चल रही है तो ये कितना हो जाएगा h माइनस एक्स। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज अब है जो तुम्हें समझनी है mgh। h क्या होती है हाइट। कौन सी हाइट रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस प्लेन क्या है ग्राउंड। ग्राउंड से अपन कहाँ पे बी पॉइंट पे। बी पॉइंट कितनी हाइट पे है h माइनस एक्स हाइट पे। तो यहाँ पे आपको हाइट में x नहीं लिखना है क्योंकि x तो क्या हो गया टॉप से हाइट हो गई, लेकिन अपन हाइट मेजर कहाँ से करते हैं रेफरेंस प्लेन से। इसलिए हाइट रेफरेंस प्लेन से b की कितनी हाइट है h माइनस एक्स। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई h माइनस एक्स। ठीक है। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है हाफ mv²। अब ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो वो नीचे आ रहा है कंटिन्यू, तो मोशन में, और मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv², मतलब उसके पास एक v वेलोसिटी है, लेकिन अब वो वेलोसिटी कितनी है वो मेरे को नहीं पता। अब मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहाँ पे इनिशियली रेस्ट पे था तो u कितना हो गया 0। उतने कितनी डिस्टेंस चली x डिस्टेंस चली। और अभी यहाँ पे मेरे को क्या निकालनी है वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है, डिस्टेंस पता है, फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है। और एक और चीज़ पता है क्या एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है फ्रीली फॉल हो रहा है तो ओनली एक एक्सेलरेशन है कौन सा g। तो अब मेरे को v निकालना है वेलोसिटी, मतलब वही मोशन की इक्वेशन आएगी। मोशन की कौन सी इक्वेशन आएगी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में क्या होता है टाइम, लेकिन यहाँ पे अपन को टाइम तो नहीं पता तो ओनली कौन सी इक्वेशन बचती है थर्ड, जिसमें क्या आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं। तो अपन थर्ड इक्वेशन काम में ले रहे हैं। यहाँ पे कितनी होती है v² माइनस u² इक्वल टू 2as v²। v तो अपन को निकालना है, इस पॉइंट का v अपन को निकालना है। अब इस पॉइंट पे भी v निकालना होगा और लास्ट पे भी v निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है v1, और ऐसे ही लास्ट पॉइंट पे एज्यूम कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी v2। तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है v1। तो v1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस u²। u क्या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a क्या है एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है g भी नीचे लग रहा है तो g का साइन क्या होगा पॉजिटिव। तो 2g और s क्या है कितना आप चले इनिशियल से कितना आप चले x, तो अब यहाँ पे x आएगा। ठीक है, क्योंकि मोशन की इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं इन दो पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस लिखनी है वो कितनी है x। और पोटेंशियल एनर्जी मेजर कहाँ से करते हैं बेस से, तो यहाँ से जब आप हाइट पोटेंशियल एनर्जी की करोगे तब हाइट कितनी आएगी h माइनस एक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ से v1 का स्क्वायर कितना निकल गया 2gx। तो ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट की v1, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ m v1 का स्क्वायर किसके इक्वल है 2gx के, तो 2gx 2 से 2 क्या हो गया कट। फाइनल आपकी जो काइनेटिक एनर्जी बची वो कितनी बची काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgx। अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कितना आएगा mg और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो mg पहले मल्टीप्लाई होगा h से माइनस mg मल्टीप्लाई होगा किससे x से, तो माइनस का mgx प्लस ये कितना है mgx। यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि mg
एक्स से माइनस का एम जी एक्स से प्लस एम जी एक्स क्या हो गया, कट, फाइनल क्या बचा, एम जी एच। ये क्या निकली अपनी टोटल एनर्जी, कहाँ पे निकली, बी पॉइंट पे। तो अपन ये अपने बी पॉइंट की पोटेंशियल टोटल एनर्जी हो गई। अब अपन लास्ट बात कर रहे हैं किसकी, टोटल एनर्जी कहाँ पे, सी पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे। अब अपने लास्ट क्या है, टोटल एनर्जी एट सी। सी के ऊपर सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट जब ए से सी के ऊपर आ गया, आप ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पे, तो उसकी हाइट कितनी होगी। अब हाइट अपन रेफरेंस प्लेन से ही मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट अभी रेफरेंस प्लेन पे आ गया तो उसकी हाइट कितनी हो गई, 0, और हाइट 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी इंटू हाइट कितनी है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0। तो सी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि सी पॉइंट क्या है, रेफरेंस प्लेन पे ही ऑब्जेक्ट आ गया तो रेफरेंस प्लेन से उसकी हाइट कितनी हो गई 0। तो हाइट 0 होने से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करते हैं, हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है 0। अब अपन बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, हाफ एम v2 का स्क्वायर। अब v2 वापस निकालना है तो क्या इक्वेशन वापस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर क्या है, v2 का स्क्वायर माइनस u क्या, इनिशियल मतलब सबसे ऊपर जब ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0, इक्वल टू 2g, a की जगह पे g अभी अपन ने बात करी, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। टोटल आपका ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, इनिशियल से कितना करा, h, तो यहाँ पे आपकी हाइट कितनी आएगी h। तो v2 का स्क्वायर कितना निकल गया, 2gh। तो v2 के स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, v2 का स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2gh, तो मल्टीप्लाई बाय 2gh, 2 से 2 कट हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपकी mgh। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई कितनी mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0। तो टोटल एनर्जी एट सी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है आपकी 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है mgh। तो टोटल कितना हो जाएगा 0 प्लस mgh कितना होता है mgh। ये अपनी टोटल एनर्जी निकली कहाँ पे, सी पॉइंट पे। तो अपन ने क्या करा, टोटल एनर्जी निकाली कहाँ पे, ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे और फिर सी पॉइंट पे। ये टोटल एनर्जी कहाँ पे थी, ए पॉइंट पे। तो अब इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि टोटल एनर्जी जो ए पे निकली वो कितनी है mgh, ऐसे ही टोटल एनर्जी बी पे भी कितनी निकली mgh, और टोटल एनर्जी सी पे भी कितनी निकली mgh। इसका मतलब जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है तो उस मोमेंट पे जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उनका जो सम रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, और वो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूव। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं किसका, एनर्जी का, किसके रेस्पेक्ट में, हाइट के रेस्पेक्ट में। मतलब मैं ग्राफ बना रहा हूँ हाइट के और एनर्जी के रेस्पेक्ट में कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज डिक्रीज होती है तो वैसे एनर्जी के अंदर क्या चेंज आता है। अब एक्स एक्सिस के अंदर क्या आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में अपन चेंज देख रहे हैं, और वाई एक्सिस के अंदर क्या आएगा, जिसका चेंज हो रहा है। तो हाइट के रेस्पेक्ट में एनर्जी का चेंज आ रहा है, इसलिए हाइट कौन से एक्सिस पे आएगा, एक्स, और एनर्जी कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे। अब एनर्जी कौन कौन सी होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है आपका mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट के। अब पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है हाइट के, इसका क्या मतलब है कि अगर हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, और अगर हाइट क्या होगी जैसे जैसे इंक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो कैसा है, लीनियर है, और लीनियर रिलेशन है मतलब जो ग्राफ की लाइन आएगी वो कैसे आएगी, लीनियर। तो जब आपकी हाइट 0 है, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 0, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी इंक्रीज। और ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया कैसा, लीनियर। अब बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से वी स्क्वायर में मोशन की थर्ड इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 2a s, और s क्या है वो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे किससे अपन मेजर कर रहे हैं h से, तो 2ah। अब ये जो h है ये h क्या है, ये h कहाँ से, जब ऑब्जेक्ट ने मोशन करना शुरू करा, जब ऑब्जेक्ट ने मोशन करना शुरू करा उसकी हाइट बिल्कुल 0 है। तो हाइट बिल्कुल 0 कहाँ थी, यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी थी 0। अब यहाँ पे हाइट
जीरो थी क्योंकि हाइट अपन ने यहाँ से मेजर करना चालू करा, किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि अपन ने मोशन की इक्वेशन करी तो हाइट जो थी वो कहाँ से मेजर करी, यहाँ से मेजर करी थी अपन ने जब अपन ने डेरिवेशन करी। तो इसका मतलब इनिशियली जब आपकी हाइट कितनी थी, जीरो, तो इसका मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट ने पूरी वो डिस्टेंस कवर कर ली और वो जीरो हाइट पे आ गया, जीरो हाइट पे जब आ गया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो रही थी कितनी, 2gh। कब, जब वो हाइट पे किस पे आ गया, जीरो पे, और जीरो हाइट कौन सी थी, रेफरेंस प्लेन पे। मतलब जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है और जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जीरो, और जब वो बिल्कुल मोशन करना स्टार्ट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज, और जब वो बिल्कुल पूरी हाइट अचीव करके ग्राउंड पे आ जाता है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम। इसका मतलब ग्राउंड पे पहुंचने पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम। तो ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम, और जब वो बिल्कुल टॉप पे था तो टॉप पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो रेस्ट पे आ गया तो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसके पास में, जीरो। तो जब वो टॉप पे पहुंच गया था तो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। तो ये जो ग्राफ की लाइन आएगी कैसी आ जाएगी, डाउनवर्ड। पहली कैसी थी, अपवर्ड, सेकंड कैसे आ गई, डाउनवर्ड। क्यों, एक बार फिर से देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो लाइन इसकी कैसी आ गई, लीनियर। लेकिन इनिशियली जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो कब थी, मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम, ये हाइट है, इसको तो अपन क्या बोलते हैं, h। तो मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, जीरो। तो ये जो लाइन है किसकी है, काइनेटिक एनर्जी की, और ये किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। उसके बाद जब हाइट जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, और सबसे बिलो पॉइंट पे, ग्राउंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। मतलब अब अपन इधर आ रहे हैं, हाइट कम कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो हाइट कम हो रही है। तो जैसे जैसे अपन इधर आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, ज़्यादा। तो जैसे जैसे अपन अपनी हाइट कम कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जब बिल्कुल रेफरेंस प्लेन पे आ गए, रेफरेंस प्लेन से हाइट कितनी हो गई, जीरो, तो उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम। क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वो मोशन में आया तो कंटिन्यू उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये अपना क्या हो गया, ग्राफ। और पर किसी मूवमेंट पे देखते हैं कि अपना जो टोटल एनर्जी वो क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमेशा टोटल एनर्जी कितनी है, mgs। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये क्या है, टोटल एनर्जी। फिर से देख लो, कोई भी इंस्टेंट ले लो, अगर मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ तो इस इंस्टेंट पे ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो एनर्जी अलग से इस इंस्टेंट की ये वाली जो एनर्जी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये लाइन जा रही है ग्राफ की पोटेंशियल एनर्जी की। तो इस लाइन में अगर मैं ये लाइन ऐड कर दूंगा तो वापस कितनी आ जाएगी, सेम। मतलब जब दोनों वैल्यूज आप ऐड करते हो किसी भी इंस्टेंट पे तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg सिट्स इन ए स्विंग फॉर्म्ड बाय रोप ऑफ 6 मीटर लेंथ। मतलब एक लड़की क्या है, झूले पे बैठी हुई है, ये तुम मान सकते हो ये आपका क्या है, रूफ, और ये झूला है, और इसके ऊपर क्या है, गर्ल बैठी हुई है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर लेंथ का क्या है, झूला है। नेक्स्ट, ए पर्सन पुल्स द स्विंग टू ए साइड सो दैट द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर से एक पर्सन, गर्ल इसके ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, ये गर्ल इसके ऊपर बैठी हुई है, और कोई पर्सन इस झूले को क्या करता है, पुल करता है। ए पर्सन पुल द स्विंग टू ए साइड सो दैट द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब ये गर्ल बैठी हुई है, इस झूले को किसी ने पकड़ा और पीछे की साइड में क्या करा, पुल करा। पुल इस टाइप से करा, ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्ट है, अगर उसको मैं पुल करूंगा तो एक जगह से फिक्स है, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। तो वो जो सर्कुलर मोशन उसका हो रहा है तो वो पुल कर रहा है कितना, कि इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। किससे, वर्टिकल से। वर्टिकल से कितना एंगल हो गया इसका, 60 डिग्री का एंगल हो गया किसका, झूले का, ठीक है। इतना उस पर्सन ने क्या करा, पुल करा। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, कि एक गर्ल ऑफ मास 40 kg सिट्स इन ए स्विंग फॉर्म बाय ए रोप ऑफ 6 मीटर लेंथ। मतलब एक गर्ल एक झूले के ऊपर बैठी हुई है, जिस की जो रोप है झूले की वो कितनी है, 6 मीटर।
A person pulls the swing to his side so that the rope makes an angle of 60 डिग्री with the vertical। एक पर्सन उसको क्या करता है, पुल करता है झूले को पीछे। कितना पुल करता है कि वो जो झूला है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल, कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा। पहले कहा थी वो ये थी, तो ये उसका क्या था, रेफरेंस। अब क्या है, कुछ वो हाइट पे चली गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप इसको रोटेट करोगे तो कुछ हाइट पे वो चली जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि रेफरेंस प्लेन से उसकी हाइट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब पोटेंशियल एनर्जी मेरे को निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m उसने मेरे को गिवन है कितना है, 40 kg, तो m तो मेरे पास है कितना, 40 kg। g अपन को पता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात किसकी आती है, h की। अब मेरे को क्या चाहिए, हाइट चाहिए। अगर मेरे को ये हाइट पता चल जाती है तो मेरे को क्या पता चल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो कैसे वो हाइट अचीव करी, फिर ध्यान रखना इस चीज को, हाइट कैसे अचीव करी इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स में बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। इनिशियल फाइनल पोजीशन में ये हाइट उसकी चेंज हुई, अब ये हाइट उसने रोटेट करके अचीव करी, उसको और कैसे वो अचीव करता है उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये चीज़ आपको सिंपली ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो अपन को क्या चाहिए, ये एच चाहिए, मतलब ये वाला एच अपन को चाहिए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट कितना था, 0 हाइट, और फाइनल पॉइंट पे कुछ हाइट उसकी हो गई। अब ये अपन को निकालनी है, ये अपन को गिवन नहीं है डायरेक्टली। अपन को गिवन क्या है, ये एंगल अपन को गिवन है। अब ये एंगल अपन को गिवन है और ये टोटल हाइट अपन को गिवन है कि ये टोटल झूले की हाइट कितनी है, 6 मीटर। अगर ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि उसी को तो आप रोटेट कर रहे हो। ठीक है, अब ये 2 हाइट अपन को गिवन है कि एंगल अपन को गिवन है। अब एक चीज़ क्या पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पे अगर कोई ट्राइंगल बन सकता है क्या, वो आपको देखना है। क्यों, क्योंकि ये साइड बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और एंगल गिवन है। अगर एंगल गिवन है और साइड गिवन है तो कोई भी साइड अपन निकाल सकते हैं। तो अब इसलिए अपन ने क्या करा, इस यहाँ से इस ए पॉइंट से इस रोप के ऊपर, इनिशियल के ऊपर क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला। जैसे आपने परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, टोटल हाइपोटेनियस। अब अपन को पता क्या है, अपन को पता है ये कितना है, ये 6 मीटर। 6 मीटर अपन को पता है, मतलब हाइपोटेनियस अपन को पता है, और ये अपन को निकालना है। क्यों, क्योंकि टोटल कितना है, 6 मीटर। अगर 6 मीटर में से अगर ये डिस्टेंस अपन को पता चल गई, ये अगर हिंज पॉइंट कौन सा है, ओ, तो ओ, और ये परपेंडिकुलर का पॉइंट अगर कौन सा है, डी, तो अपन को निकालना क्या है, ओडी। क्यों, क्योंकि टोटल कितना है, 6 मीटर। 6 में से अगर अपन ने ओडी निकाल दिया तो रिमेनिंग अपन को डिस्टेंस पता चल जाएगी, और वही तो अपनी क्या है, हाइट। तो इसलिए अपन निकालेंगे क्या, ये ओडी। अब ये ट्राइंगल आपका बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनियस अपन को पता है, बेस अपन को निकालना है। हाइपोटेनियस और बेस का जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोस। तो अपन को यहाँ पे क्या पता है, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस थीटा। थीटा कितना है, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 इक्वल टू बेस। बेस अपन को निकालना है, मतलब ओडी, और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, 6 मीटर, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6। cos 60 कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 उधर जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, ओडी। कितना कट हो गया, ये 3, तो ओडी कितना आ गया, 3 मीटर। मतलब ये जो है ये कितनी है, 3 मीटर। तो ये जो रिमेनिंग बची टोटल कितनी है, 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3। मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट अगर सी है तो ये जो डीसी है, ये डीसी कितना हो जाएगा, टोटल ओसी। मतलब झूले की रोप की लेंथ कितनी है टोटल, 6 मीटर। उसमें से ओडी कितना आ गया, टोटल ओसी 6 मीटर है। ओसी किसके इक्वल है, ओडी, ओ से डी प्लस डी से सी, तो डी सी कितना है टोटल, 6 मीटर। अपन को क्या पता चल गया, ओडी। तो ओडी अगर कितना है, 3 मीटर। अभी अपन ने निकाला ओडी कितना है, 3 मीटर। तो डी सी इक्वल टू 6 मीटर। तो डी सी यहाँ से कितना निकल जाएगा, 6 - 3 इक्वल टू 3 मीटर। इसका मतलब DC तो मेरे को चाहिए, क्योंकि ये हाइट ही तो मेरे को चाहिए। ये हाइट कितनी आ गई, 3 मीटर, और 3 मीटर आ गई तो mgh में h मेरे को कितना पता चल गया, 3 मीटर। वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे क्या निकल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, m कितना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 3। इसको हटाइए, क्या आ गया, 0 से 0 क्या हो गया, कट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
1176 जूल। ठीक है, ये अपनी क्या निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी। फिर से क्वेश्चन में दे रखा है कि एक गर्ल किस पे, झूले पे बैठी हुई, किसी पर्सन ने उस झूले को क्या करा, पुल करा, तो वर्टिकल से कितना एंगल बना, 60 डिग्री। आपको क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन करी है बताओ, क्योंकि आपने कुछ हाइट पे लेके आ गए उसको रेफरेंस से, पहले ये रेफरेंस था तो कुछ हाइट पे आ गए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, m पता है, g पता है, h निकालना है। h कैसे निकालूं, डायरेक्टली नहीं दे रखा, इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, झूले की हाइट अपन को पता है, रोप की, और एंगल अपन को पता है। अब एंगल पता है, एक साइड पता है, तो क्या यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, क्या ट्राइंगल अपन को बनाना है, और वहां से जो साइड अपन को पता है और जो अपन को निकालनी है उस टर्म्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है। यहाँ पे कौन सा निकल रहा है, कोस, तो इसलिए कोस को अप्लाई करके वो हाइट निकाल दी, लेकिन अपन को तो नीचे वाली चाहिए, तो टोटल में से ये माइनस करी तो अपन को अपनी हाइट मिल गई, और हाइट वहाँ पे पुट करी तो क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 12 मीटर। मतलब एक बॉल जो कि किस पे थी, पहले रेस्ट पे थी, लेट से ए पॉइंट पे, उसको आपने ड्रॉप करा डाउनवर्ड, कितनी हाइट पे, 12 मीटर पे। ठीक है, इट लूजेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मतलब जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक हुई तो उसकी 25% जो काइनेटिक एनर्जी उसने गेन करी थी वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। फाइंड द हाइट टू विच इट बाउंसेस, मतलब वो नीचे आके वापस जब स्ट्राइक करके ऊपर बाउंस करेगी, वो बाउंस वाली हाइट कितनी होगी वो अपन को निकालनी है। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपसे एक और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई वो क्यों हुई, तो काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हुई वो अपन पहले ही देख लेते हैं कि भाई बॉल ने क्या करा, बाउंस करा, तो वो स्ट्राइक हुई तो सडन कोई दो सरफेस कांटेक्ट में आई तो फ्रिक्शन होगा और हीट डेवलप होगी, तो एक तो एनर्जी किस में चली गई, हीट में। सेकंड, कोई भी बॉल लेट से कोई प्लास्टिक की बॉल है, अगर उसको मैं फ्रीली फॉल करता हूं तो जो ग्राउंड से टच होगी तो साउंड डेवलप होगा, तो जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी वो एक तो कहाँ चली गई, हीट डेवलप होने में, और एक का चली गई साउंड में। तो ये तो बात हो गई कि काइनेटिक एनर्जी ऐसे लॉस होती है प्रैक्टिकली, जो अपन भी देखते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक हुई तो उसकी 25% काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गई, अब वो बाउंस कितनी होगी वो आपकी हाइट बताओ। अभी अपन ने देखा कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी आती है, किसी पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होती है, mgh। टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, और बॉटम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, mgh। टोटल एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी, बाद में कितनी हो गई, mgh। मतलब जब बॉल ऊपर से नीचे आती है तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और बॉल ऊपर थी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। नीचे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम। मतलब जब ऊपर से नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है, कम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो ही किसके इक्वल होता है, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। कब, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या है, कांस्टेंट। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि इट लूजेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब वो स्ट्राइक हुई तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, mgh। कब, जब वो स्ट्राइक हुई, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी खत्म हो गई, 25% खत्म हो गई। मतलब अब बची कितनी, 75%, क्योंकि टोटल कितनी है 100%। वो क्या बोल रहा है कि 25% खत्म हो गई। अब 25% लॉस्ट हो गई तो बची कितनी, 75%। तो अब उसके पास यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी बची, 75%, और उसी एनर्जी से कहाँ जाएगी, वो ऊपर। तो मैंने मान लिया कि रैंडम कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ मैं, C, ये रेफरेंस पॉइंट आपका कौन सा, O, और रैंडम पॉइंट मैंने लिया C कि वो C पॉइंट की हाइट तक वो जाएगी। वो हाइट कितनी है, h डैश। मेरे को नहीं पता वो हाइट कितनी है, तो मैंने एज्यूम कर ली कितनी, h डैश। तो इनिशियली क्या था, 12 मीटर की हाइट पे थी, ग्राउंड पे आई, 20% एनर्जी क्या हो गई, खत्म। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होती है, mgh में से 20% खत्म हो गई, तो यहाँ पे कितनी बची, 75% mgh, 75% ऑफ mgh। उसी 75% एनर्जी के साथ वो कहाँ गई, इतनी हाइट पे गई। अब जब वो इतनी हाइट पे पहुंची तो वो एनर्जी कितनी, यहाँ पे एनर्जी उसके पास रीच हो जाएगी कितनी, mgh डैश। फिर से सुनो, ग्राउंड पे स्ट्राइक होने के बाद उसके पास एनर्जी कितनी बची, 25% तो खत्म हो गई। अब बची कितनी, 75%, किसकी, टोटल की। टोटल कितनी है हर जगह पे, mgh।
तो ग्राउंड पे कितनी है 75% ऑफ mgh, टोटल का 75%। और जब वो ग्राउंड से एक हाइट तक वापस जाएगी, मैंने मान लिया कि वो हाइट कितनी है h डैश, तो वहां पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी वापस mgh डैश। तो मतलब यही एनर्जी किसके इक्वल है mgh डैश के। तो दोनों इक्वेशन अपन ने क्या कर दी इक्वल। अब 75% ऑफ mgh का मतलब क्या है 75/100 इंटू mgh इक्वल टू क्या mgh डैश। mg से mg क्या हो गया कट। अब बचा कितना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3/4 और 3/4 मल्टीप्लाई बाय h कितनी है, हाइट कितनी दे रखी है उसने इनिशियल 12 इक्वल टू क्या हो गया h डैश। ये कितना हो गया इससे 3 टाइम और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो h डैश कितना आ गया 9 मीटर। मतलब वो वापस कितनी हाइट तक जाएगी 9 मीटर की हाइट तक वो वापस जाएगी। फिर सुनो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी वे में करना है। इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, सब में अपन को क्या करना है बेसिक ध्यान रखना है। कैसे देखो, ए बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड, मतलब बॉल को आप गिरा रहे हो, बॉल को गिरा रहे हो मतलब फ्री फॉल करवा रहे हो। फ्री फॉल करवा रहे हो, जब भी किसी बॉडी का फ्री फॉल होता है तो अपन को ध्यान क्या रखना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होती है हमेशा काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी का सम अपन ने अभी काउंट करा था कि कितना आता है mgh। क्यों, क्योंकि टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 0, तो पोटेंशियल कितनी होती है mgh, और बॉटम के ऊपर पोटेंशियल कितनी होती है 0, तो काइनेटिक कितनी होती है mgh। मतलब टोटल सम कितना है हमेशा mgh। अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब आपने बॉल को ड्रॉप करा 12 मीटर से तो इट लूजेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्राइकिंग। मतलब जब उसने स्ट्राइक करा तो उसकी, अब स्ट्राइक करा तो पोटेंशियल तो वैसे भी 0 थी, काइनेटिक कितनी कम हो गई 25%, तो mgh का कितना कम हो गया 25%। तो बचा कितना 75% ऑफ mgh, क्योंकि वही टोटल है। अब वो क्या बोल रहा है कि जब वो बाउंस करेगी तो कितनी हाइट से करेगी। मैंने मान लिया कि वो h डैश हाइट पे क्या करेगी बाउंस। जब वो h डैश हाइट पे बाउंस करेगी तो उस मूवमेंट पे उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब जब वो बिल्कुल हाइट पे पहुंच गई टॉप पे तो काइनेटिक तो कितनी हो गई 0, ओनली कितनी बची पोटेंशियल कितनी होगी mgh डैश, जितनी हाइट तक वो पहुंची। लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट, मतलब जो बॉटम पे थी वही उस हाइट पे होगी। बॉटम पे कितनी थी तो 75% ऑफ mgh, वही किस पे होगी h डैश हाइट पे, तो वही कितनी होगी mgh डैश। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया अपन ने इक्वल। 75% का मतलब क्या है 75/100 मल्टीप्लाई बाय mgh, mg से mg क्या हो गया कट, और यहाँ से अपना h कितना निकल गया 9 मीटर। मतलब वो स्ट्राइक होने के बाद कितनी हाइट पे जाएगी 9 मीटर की हाइट पे जाएगी। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट आप एनर्जी के लिए कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक बार अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कब होती है और पोटेंशियल एनर्जी कब होती है। काइनेटिक एनर्जी अपन ने बात करी, अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। और पोटेंशियल का क्या है कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या है कि अगर एक रेफरेंस पॉइंट आपको चूज करना है, जनरली क्या होता है अर्थ की सरफेस या फिर जो भी आप जनरली चूज करते हो जो इनिशियल रहता है ऑब्जेक्ट का, तो उससे अगर हाइट चेंज हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर नहीं हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है नहीं है मतलब 0। मतलब रेफरेंस प्लेन जहाँ से आप हाइट मेजर करते हो उस रेफरेंस प्लेन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है 0। अब जैसे मैं इस व्हीकल की बात कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है पूरा ग्राउंड है, ठीक है। ये व्हीकल अभी किस पे है रेस्ट पे। अब रेस्ट पे है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, और हाइट भी यहाँ से ही मेजर करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 0। कब, जब ये इनिशियली किस पे था रेस्ट पे था। अब जब ये व्हीकल चलने लग गया मतलब कुछ डिस्टेंस पे जब ये चल रहा है, अभी किस में मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्या नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और अभी भी ये ग्राउंड पे ही है रेफरेंस पे ही है। अब रेफरेंस पे ही है तो हाइट चेंज हुई क्या नहीं हुई, और हाइट चेंज नहीं हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद ये एक हिल पे या फिर किसी ब्रिज पे अगर चलने लग गया तो अब इसकी हाइट क्या हो रही है चेंज। अब इस मूवमेंट पे देखो, इस मूवमेंट पे ये मोशन में भी है और इसकी हाइट भी चेंज हो रही है। तो अब ये रेफरेंस से कुछ ना कुछ हाइट पे आ गया और कुछ ना कुछ हाइट पे आ गया, तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि मोशन में भी और काइनेटिक एनर्जी भी है। जब ये बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल पे था और मोशन में ही था, कंटिन्यू मोशन में है, तो अब रेफरेंस पॉइंट से भी इतना ऊपर पहुंच गया ये ग्राउंड से, तो अब मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हाइट है इसकी। और ये हाइट कितनी मैक्सिमम है, तो अपन क्या बोल सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है मैक्सिमम। अब वापस जब वो डाउन द हिल आ रहा है लेकिन मोशन में है तो कुछ ना कुछ अभी भी उसके पास हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और
काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जब बिल्कुल वापस ग्राउंड पे आ गया और मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि मोशन में है, लेकिन वापस रेफरेंस पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट वापस कहाँ आ गया? रेफरेंस प्लेन पे आ गया हिल से, तो रेफरेंस प्लेन पे आ गया, मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन वापस उसकी हाइट कितनी हो गई रेफरेंस प्लेन से? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी वापस? जीरो। अब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया और वो फाइनली वापस किस पे आ गया? रेस्ट पे। अब अगर वो रेस्ट पे आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि रेस्ट पे आ गया तो हाफ mv²। v कितना हो गया? जीरो, वेलोसिटी। और पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी जीरो है क्योंकि वो भी किस पे? रेफरेंस प्लेन पे ही है। तो इस टाइप से आपकी एनर्जी कौन कौन सी आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट की अगर हाइट चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन अगर हाइट चेंज नहीं हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? जीरो। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। ये दो बात हुई एनर्जी की किस टाइम पे कौन सी होती है। जनरली जैसे अपन ने फ्री फॉल की बात करी तो फ्री फॉल में अपन क्या देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये रेफरेंस प्लेन है और ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट पे है कुछ पर्टिकुलर हाइट पे, तो जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है तो उसकी, जब ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो रहा है? डाउनवर्ड, तो अब कंटिन्यू हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम। और कंटिन्यू हाइट कम हो रही है तो मोशन में आ गया तो उसकी वेलोसिटी मिल गई, और वेलोसिटी कंटिन्यू क्या होती है? इंक्रीज, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है? ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता जा रहा है वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ग्राउंड से कहाँ फेंकते हो? अपवर्ड, ऊपर की तरफ मोशन करता है ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे ये मार्कर है, मार्कर को मैंने कहाँ फेंक दिया? ऊपर। तो जब ये मार्कर ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो हाइट तो क्या हो रही है? इंक्रीज। हाइट इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यू क्या होती है? इंक्रीज। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? कम, क्योंकि उसके मोशन का अपोज करती है ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का लगता है डाउनवर्ड, जिससे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम। और वेलोसिटी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कंटिन्यू कम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। इसका मतलब कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक ज्यादा, मतलब पोटेंशियली काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। और ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा है तो काइनेटिक क्या हो रही है? कम, और पोटेंशियल क्या हो रही है? ज्यादा। इसका मतलब काइनेटिक ही किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल में। मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल में। और पोटेंशियल ही किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक में। मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, थैंक यू।